चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल खरोदा की एपिसोड 12 सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। मुसलसल बेल जा रही थी, लेकिन कोई जवाब मसूल नहीं हुआ। एकदम परेशानी ने घेर लिया। दूसरी फिर तीसरी मर्तबा कॉल मिलाने से भी कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। पता नहीं किधर गई है, फोन क्यों नहीं उठा रही, क्या पता नाराज हो गई हो। लेकिन वो तो ऐसी नहीं है जो एकदम नाराज हो जाए। तरह तरह के ख्यालात और वसवसे या के दिमाग को जकड़े जा रहे थे। इससे बेहतर था साथ ही ले आता, कम से कम ये इजाफी परेशानी तो न देखने को मिलती। 10 मिनट बाद दोबारा कॉल मिलाई। तीसरी बेल पर हाँफते कांपते नूर की स्पीकर में आवाज आई। सलाम के फौरन बाद माजरत की। वो दरअसल मैं वॉशरूम में थी, बस अभी ही निकली हूँ। नूर जाहिया के पूछने से पहले इसको तसल्लियां दिए जा रही थी। नहीं, कुछ खास बात नहीं, बस तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था। क्या अम्मी ने तुम्हें कॉल की थी? जी मेरी हो गई है फूफो से बात, अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने इनसे रोहा के मुतालिक तो कोई बात नहीं की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। अच्छा चलो, मैं अभी साहिवाल के करीब ही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में वापसी पर देर से होगी घर। अगर बिजली बंद हो गई तो यूपीएस का इस्तेमाल तो आता है ना? और हाँ, मोमबत्तियां भी पड़ी हैं, वो करीब ही रख लेना। जी अच्छा। और हाँ, वापसी की भी तैयारी शुरू कर लो, हमें दोनों वापस इस्लामाबाद जाना है। जी अच्छा। नूर के दिल में एक ठेस उठी, क्योंकि वो जानती थी कि याया ने रोहा को रुखसत करवाकर घर लाना है। आंसू बेख्तियार गालों पर लड़क आए। आज का दिन इसकी जिंदगी का अजियतनाक दिन था। मेरे मालिक, मेरे लिए इस आजमाइश को आसान बना, मेरे दिल में सुकून पैदा कर और तशन्नी को निकाल फेंक, मेरे रब्बुल आलमीन। सारा दिन इसी तकदो में गुजर गया कि कैसे इस नए आने वाले इम्तिहान से गुजरना है। पता नहीं मैं इस इम्तिहान को पास कर पाऊंगी भी कि नहीं। जी चाहा किरण को फोन कर लूं और अपना हाल दिन इसको बताऊं। फिर कुछ सोचकर इस ख्याल को भी झटक दिया। किरण पहले ही ताई जी की वजह से परेशान है, मैं किस लिए इसको मजीद तंग करूं। ये मेरी आजमाइश है, इसको मुझे ही सामना करना होगा। मगर ये बता कि मेरे ख्याल में या आने वाले होंगे, पूरा दिन गुजर गया है। मेरा ख्याल है फोन करके खाने का पूछ लूं, या फिर रहने देती हूँ। गुस्सा करेगी, मैं फजूल में तंग करती हूँ, बेहतर है इंतजार कर लिया जाए। हाथ में पकड़े सेल की लाइट जगमगाती महरम नाम से महफूज नाम स्क्रीन पर नमूदार हुआ। मीठी मुस्कुराहट पूरे चेहरे को खिलखिला गई। अपनी बेकली को छुपाते हुए सलाम दुआ का तबादला हुआ। नूर, तुम खाना खाकर सो जाना, मैंने इधर से ही खाना खा लिया है, मुझे घर पहुंचने में मजीद 2 घंटे लग जाएंगे। जी अच्छा। भूख नाम की तो कोई चीज न थी, मौजूदा हालात की तरह मैदा भी रुट गया था। सलातुल इशा अदा की और बिस्तर पर लेट गई। गहरी सोचों में डूबी नींद की रहम दिल वादियों में चली गई। रात 1 बजे आंख खुली तो यये की फिक्र ने सताया। पता नहीं वापस आ गए हैं या नहीं, चाबियां तो साथ लेकर गए थे। फौरन पाँव में चप्पल अड़ेस कर दूसरे कमरे में मैंने झाँका। खाली कमरा मुंह चिढ़ा रहा था। हर तरफ देख लिया, लेकिन जाया का कोई नामो निशान नहीं था। फिर धड़कते दिल के साथ फोन मिलाया। याया ने पहली बेल पर भी फोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक तो है ना? अभी तक वापस नहीं आए, मुझे घबराहट हो रही थी, सब खैरियत है ना? हाँ, बस गाड़ी का टायर पंचर हो गया था तो 1.5 घंटे इसी में लग गए। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, मुझे मजीद 1 घंटे का सफर तय करना है अभी। जी अच्छा, फी अमानिल्लाह। फजर के वक्त आंख खुली तो उठते साथ ही दूसरे कमरे में झांका, जहां याह्या गहरी नींद सो रहा था। दिल ही दिल में इसकी बुलाई ले डाली। जी जहाँ करीब होकर चेहरा देख ले, लेकिन इरादा मुलतवी करते हुए वॉशरूम का रुख किया। दिन 12 बजे याह्या की आंख खुली, शावर ली और फिर कफ लगा कुर्ता शलवार जो के पहले से लटका दिया गया था, पहनते ही अपनी पसंदीदा परफ्यूम का छिड़काव करते ही नूर को आवाज की। जल्दी से नाश्ता बनाओ। नूर जो कि किचन में खड़ी प्याज काटने में मसरूफ थी, फौरन छोड़कर बाहर लपकी। नाश्ते में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो, बहुत सख्त भूख लगी है। और हाँ सुनो। नूर वापस पलटी। जी आपने मुझे कुछ कहना है? अभी मैं खाना खा लूं, फिर हमें निकलना है। जल्दी से सारी चीजें समेटो और किचन का सारा सामान हम मुंशी चाचा के घर देकर आएंगे। जी अच्छा। 20 मिनट में देसी घी के 2 कुरकुरे बिलों वाले पराठे, कड़क चाय और अंडों गंडों यानी कि प्याज का आमलेट बनाया, और साथ ही कुछ अचार की काशें भी अलग प्लेट में रख लीं। सब चीजें ट्रे में सजाकर जाइयों को पेश की। नूर ने तेजी से सारा किचन समेटा, फिर तमाम कपड़े सूटकेस में डाले और धुले कपड़ों को अलग बैग में डाला। बाकी घर की सफाई तो वो सुबह सवेरे कर चुकी थी। सुने, सब तैयारी मुकम्मल है? अच्छा इधर बैठो। जी। नूर शदीद घबराहट की शिकार थी कि पता नहीं अब क्या जाया ने कहना है। मैंने फैसला किया कि हम दोनों रोहा को साथ लेकर एक ही दफा घर जाएंगे। सुनते ही नूर के जिस्म में अजीब किस्म का लर्जा तारी हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे जुबान तालू के साथ ही चिपक जाएगी। नूर, तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज मुहैया करूंगा, मेरी बात समझ रही हो ना? जी। नूर का जी चाहा सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाए, लेकिन तकदीर में लिखे इस फैसले में छुपी हकीकतों को और हिकमतों को समझते हुए अपने ऊपर सब्र का लिबादा ओढ़ लिया। जख्मी दिल की किपचियां हर नए दिन बढ़ती जा रही थी। नूर जब इस घर से निकलने लगी तो सब कुछ दिमाग में ताज़ा हो रहा था। याया कि इसके लिए फिक्रमंद होना, इसको उठाकर वॉशरूम लेकर जाना, शदीद बुखार में इसके माथे की पट्टियां करना, अब ये सब तो नूर को खूब अलग लग रहा था। याया तो गया अब रोहा के दिल की रौनक बनने।
12 दिन के क्या में कितनी ज्यादा वाबस्ता हो गई है मेरी इस घर के साथ। आंखें ना चाहते हुए भी झलक पड़ी। हमेशा की तरह पीछे बैठने को तरजीह दी। यह सफर नूर की जिंदगी का तवील तरीन सफर बन गया। सीने में शदीद जकड़न महसूस हो रही थी। जिस्मानी थकावट से ज्यादा ज़हनी थकावट ने नूर के असाब को शल कर दिया था। पूरा रास्ता खामोशी में कटा। याया की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। मेरे ख्याल में तुम घर ही रहो, मैं अम्मी और बीजी को साथ लेकर जाऊंगा। सुन रही हो ना? जी ठीक है। गाड़ी अंदर दाखिल होते ही लॉन में मौजूद घर के अफराद इस अचानक आमद पर हैरान और खुश हो रहे थे। शाजमीन रामीन तो उछल उछल कर पागल हो रही थी। भैया भाभी शुक्र है आप लोग वापस आ गए हो, हम तो भाभी के लिए तरसी गए थे। फूफू ने नूर को चुम डाला और बलाएं ली। बीजी भी पोते को इतनी खूबसूरत बीवी के साथ चलता देखकर निहाल हो रही थी। माशाल्लाह जोड़ी सलामत रखे। खलो फूलो मेरे बच्चों। नूर अभी इतनी अपनायत पाकर वक्ती तौर पर अपना गम भुला बैठी कि अचानक याया ने बात शुरू की। अम्मी और बीजी, अभी आपको मेरे साथ अपनी दूसरी बहू को भी लेने जाना है। क्या मजाक करता है हर वक्त याया? संजीदा हो जा, बीवी वाला हो गया है, जल्दी बाल बच्चेदार हो जाएगा। बीजी ने दुहाई दी। बीजी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अम्मी जी आपकी अपनी भतीजी कितनी अजीज है, ऐसे ही मुझे उम्मीद है आपको अपनी भांजी भी अजीज होगी। आपकी छोटी बहन जमीला, जिसको मामी रुखशंदा ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर पेश डाला था, पूरे गांव में मशहूर कर दिया था कि वो किसी आशना के साथ भाग गई है और फिर इन पैसों से अपने भाई को दुबई भेजा था। मुनज़्ज़ा बेगम का मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें बिला रोक टोक बरस रही थी। जुबान गंग होकर रह गई। नूर खुद बेहोश होने वाली थी कि रोहा इसकी दूसरी फूफो की बेटी है। सारा घर को सांप सूंघ गया। अम्मी आपकी बहन को हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से अंकल मुर्तजा, जिनसे मेरी मुलाकात पहले भी रह चुकी थी, इन्होंने मुझे निकाह के लिए हाँ बोल दी है। आपकी बहन मेरे और नूर के निकाह के बारे में बाखबर है। वो तो सिर्फ अपने बिछड़ों से मिलने के लिए बेताब है। मुझे जब रोहा ने अपने घर का अता पता दिया तो मैंने सोचा आपको लेकर जाने से पहले मैं इसके वालिदैन से मिल लेता हूँ। तो ये सब मामूलात मेरी मुलाकातें पर खुली। जब इन्होंने मुझे देखा और आपका नाम पूछने पर रो पड़ी कि मेरे चेहरे में इनकी बहन की शबीत नजर आती है। मुझे आपने मौका ही नहीं दिया ये सब बताने का और ले गए जेहलम। जैसे आपको बाबा ने मेकों के साथ ताल्लुकात रखने से रोका था, वैसे ही अंकल ने खाला को भी मजबूर कर दिया था। जो कुछ मामी ने किया था वो नहीं चाहते थे इनकी औलाद पर इस मकार औरत का साया भी पड़े। अम्मी मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया है आप दोनों की इजाजत के बगैर, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी को भी शिकायत का मौका न मिले। पीजी अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें और अब मेरी बीवी रोहा को इज्जत के साथ इस घर में ले आए। नूर बिल्कुल खामोशी से एक कोने में बैठी थी। फूफा बार बार गम से चूर इसके चेहरे को देखती, जहां पर सिवाय खामोशी के कुछ और न था। आखिर बीजी बोली, चलो मुनज़्ज़ा फिर देखते हैं क्या चांद चढ़ा है मेरे पोते का। या मेरा दिल कर रहा है मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूं। तू कितना नालायक इंसान है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कुछ तो होश करता। अभी तेरी नूर को आए महीना भी नहीं गुजर तो इसके ऊपर शौकन ले आया है। बीजी अब माफ भी कर दे, जो हो गया वो वापिस नहीं आएगा। जबकि मुनज़्ज़ा बेगम को चुप लग गई थी। एक तरफ अजीज तरीन भतीजी और दूसरी तरफ बिछड़ी बहन की बेटी अजीब कैफियत से दो चार थी। बहन के मिलने पर खुशी थी, लेकिन याया के इस जज्बाती फैसले ने हिलाकर रख दिया था। काफी सोच विचार के बाद बोली, चलो चलते हैं, लेकिन तुम पहले इन लोगों को इत्तला कर दो। नज़ा बेगम ने फौरन नूर बानो को अपने सीने में भर लिया। तो मेरी जान है नूर, तू मेरी लाडली है, मेरी बच्ची, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझ पर आँच नहीं आने दूंगी। याया को अच्छी तरह से पता था कि अम्मी कितनी प्यार करती हैं नूर बानो से, लेकिन वो भी अपने दिल के हाथों मजबूर था। मोहब्बत के सामने घुटने टेक दिया। पीछे नूर बानो पैर जली बिल्ली की तरह ऊपर नीचे के चक्कर काट रही थी। काफी सोच विचार के बाद अपना सारा सामान निकाल कर नीचे बीजी के कमरे में ले आई। रोहा को जरूरत है याया के कमरे की, वो याया के दिल की रानी जो है। मैं तो एक फालतू चीज हूँ, मैं तो जो याया के ऊपर मुसलत कर दी गई हूँ। शाज़मी रामीन ये सब होता देख रही थी। आखिर मजबूर होकर बोल पड़ी, भाभी आप क्या बीजी के साथ सोया करेंगी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, फिलहाल तो यही इरादा है कि बुजुर्गों की खिदमत करके सवाब कमाया जाए। पर भाभी बीजी तो रात को बहुत कम सोती है, तो मैं कौन सा सोती हूँ? उन्होंने दुखते दिल के साथ सोचा। आखिर वो घड़ी भी आन पहुंची जिससे नूर की जान निकली जा रही थी। किचन में मसरूफ नूर ने दो गाड़ियां अंदर आती शीशे की खिड़की से देखी। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। ऐसे लग रहा था दिल बाहर निकल आएगा। गाड़ी रुकते ही याया का खुशी से तमतमाता चेहरा नमूदार हुआ और फिर फौरन दौड़कर दूसरी साइड वाला दरवाजा बड़ी गर्म शोसी से खोला। नूर की सांसें अटक रही थी। नहायत खूबसूरत पतली सी लड़की अपने खुले सिल्की बालों को पीछे करते हुए एक अदा से बाहर निकली। इसके आगे देखना नूर की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। फौरन किचन के फर्श पर बैठ गई और अपनी सांस को बहाल करने लगी। आंसुओं के रेले को मजबूत बंद बांधने के बावजूद भी नमकीन पानी दगाबाजी पे उतर आया। मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे मजबूत कर, मैं नहीं चाहती मेरी फूफो मुझे ऐसे रोता देखें। 5 मिनट की भरपूर कोशिश के बाद नूर ने अपने ऊपर काबू पा लिया और 3 चूल्हों के ऊपर धरे 3 किस्म की हांडियों में चमचा हिलाने लगी। ताईजे के बाद अब रोहा नंगी तलवार की तरह अपने सर पर लटकते महसूस हुई। नूर को 2 मिनट में ही हिले जुली आवाजें अपने करीब से आती सुनाई दी। मुनज़्ज़ा बेगम मुंह को ढूंढती किचन में आई और आते ही साथ नूर को गले लगाकर माथे पर प्यार किया। नूर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी छोटी फूफो से मिलवाऊं। जी फूफो चले। कमरे में आते ही नजर सामने वाले बैठे जालिम जान
याया पे गए जिसका चेहरा बेतहाशा खुशी से दमक रहा था। गाहे बगाए वो रोहक अपनी मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। जमीला बेगम नूर को देखते ही से लिपट गई। माँ सदके नूर बानो, मेरी भतीजी, मुझसे नाराज मत होना। मैं इन खून के रिश्तों से तरस चुकी हूँ। मैं कभी भी तुम्हारी हकतलफी नहीं होने दूंगी। तुम मुझे रोहा की तरह अजीज हो। फुप्पो ने नूर के मासूम गालों पर कितने ही बोसे दे डाले। नूर मासूम भोली भाली बगैर मेकअप किए कुदरती हुस्न से माला माल दोशीजा। रोहा ने नूर को देखकर अपने आप को इससे कमतर महसूस किया। ये तो मुझसे ज्यादा हसीन है। काश ये याया की जिंदगी में ना आती तो कितना अच्छा था। रोहा को तरह तरह के ख्यालात सता रहे थे। याया ने हालात को साजगार बनाने के लिए नूर को पुकारा, इधर आओ नूर, इधर रोहा से मिलो। नूर ने फरमा बरदारी से गर्दन हिलाते हुए रोहा को सलाम बोला और मुसाफा के लिए हाथ आगे बढ़ाया। रोहा ने मजबूरन बनावटी मुस्कुरा सजाकर इसके हाथ के साथ अपनी उंगलियां टच की। कैसी हैं आप रोहा? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। नूर जितनी देर इधर खड़ी रही वो मुसलसल याया की नजरों के आसार में थी। नूर को समझ नहीं आ रही थी कि वो इसका मुआयना क्यों किए जा रहा है। शायद याया ये खोजने की कोशिश कर रहा था कि नूर बानो कैसा महसूस कर रही है। बारहा कोशिश के बावजूद नूर के बेतासर चेहरे ने याया की खोजती आंखों को नाकाम लौटा दिया। छोटी बड़ी फुप्पो ने पास बिठाकर खूब तसल्ली दी। बीची अलग से वारी सदके जा रही थी। फिर बोली, पहली बहू तुम हो और फिर रोहा है। लेकिन नूर ये बात बखूबी जानती थी कि पहली या दूसरी की बात नहीं, बात तो दिल में जगह बनाने की है जो शायद मैं कभी भी नहीं बना सकती। एकदम से जमीन ने सर्जिश की। क्यों मायूसी की बातें करती हो? बस सब्र, दुआ और खालिस नीयत से अपने फर्ज निभाओ। नूर ने उठते ही बोला, आप लोग बैठे, मैं खाना तैयार करती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने लड़कियों को भेजा है, वो किचन में बना रही हैं खाना, तुम आराम से फुप्पो जमीला के पास बैठो। नूर फुप्पो की आपबीती सुनकर अपना गम हल्का महसूस कर रही थी। कई रुखशंदा की तारीख सुनकर नूर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। कॉलेज की पढ़ाई और हॉस्टल दाखिले के बहाने मुझे भाईजान सिकंदर के साथ भेजा। रुखशंदा का बड़ा भाई अशरफ मंसूबे के तहत पहले से बसों के अड्डे पर मौजूद था। हम दोनों को आता जाता देखकर इसने सिकंदर भाई को बातों में लगाकर एक कोने में ले गया और मुझे किसी ने मुंह पर रुमाल रखकर वहां से उठा लिया। होश आया तो खुद को जंजीरों में जकड़े पाया। कमरा मुकम्मल तारीख था। बाद में पता चला ये गिरोह जवान साल लड़कियां दुबई भिजवाता है और इन्हें जिस्म फरोशी पर मजबूर करता है। अल्लाह ने मुर्तजा को रहमत बनाकर भेजा। इन्होंने बर वक्त अपनी पूरी टीम के साथ इस जगह पर छापा मारकर सब लड़कियां बाजियाब करवा ली और इन खबीसों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश शुरू हुई तो मैं शदीद सदमे से दो चार थी, इधर ही बेहोश हो गई। कितने दिनों बाद होश आया तो मुर्तजा की अम्मी को अपने पास पाया। मैं मुसलसल इनके घुरे जा रही थी। कोई समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी तबीयत संभली तो वो मुझे अपने छोटे से घर ले आई। एक हफ्ता मजीद गुजर गया लेकिन वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। मेरा नाम तो बदनाम भी हो चुका था। बुजुर्ग तजर्बाकार औरत थी। मौका मुनासिब रहते ही इन्होंने मेरा निकाह रोहा के वालिद मुर्तजा से करवा दिया। मुर्तजा जो कि तमाम हालात से बाखबर थे, इन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं कभी भी पीछे पलट कर ना देखूं। जमीला बेगम की आंखों से आंसू ज़ारोकतार जारी थे। रोहा ने आगे बढ़कर माँ को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत दोबारा से खराब हो जाएगी, पहले ही हड़बड़ रोती रहती हैं। अब तो आपको खून के रिश्ते मुयस्सर हो गए हैं। अम्मी प्लीज ना रोएं। नूर मुझे माफ कर दो, मैंने अपना रिश्ता बहाल करने के लिए तुम्हें हिस्सों में बांट दिया। खामोश नूर ने चेहरा उठाकर तसल्ली दी कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको मेरी तरफ से कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। याया ने सूखा सांस लिया और आंखों ही आंखों में नूर को शाबाश दी। सबने मिलकर पुरतकल्लुफ खाना खाया। फिर याया खाला को घर वापस छोड़ने के लिए निकल गया। मुरसा बेगम ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए रोहा नूर को कमरे में जाने का अद्दिया सुनाया। वो फूफो, मैं अपना सामान नीचे बीजी के कमरे में ले आई हूँ। रोहा जाइया वाले कमरे में चले जाइए और मैं बीजी के साथ सो जाऊंगी इंशाल्लाह। पगली ना हो तो तुम बीजी के रूम में क्यों सोने लगी भला? तुम अपने अलग कमरे में सोगी। तुम दोनों याया की बीवियां हो और तुम दोनों के कुछ हकूक व वाजिबात हैं। नूर, तुम ऐसा करो, वो खाली वाला कमरा तैयार करो और रोहा तुम नूर के साथ याया के कमरे का रुख करो। जी ठीक खाला, मैं और बच्चियां किचन समेट लेंगे, तुम दोनों ऊपर कमरों में जाओ। नूर ने फूफो की हदायत के मुताबिक रोहा को कमरा दिखाया और खुद दूसरे कमरे में आकर खूब दिल की भड़ास निकाली। रोते रोते हिचकी बन गई। लौटा दे रौनकें तुझे तेरे मयार की, एहराम मचाकर अपने दिल की बस्ती में। याया की गुस्सीली आंखें, इसका गुस्सा, इसकी नरमी, इसका बेपनाह ख्याल रखना, हर छोटी मोटी जरूरियात का पूरा करना, हर नई चीज के इस्तेमाल का तरीका सिखाना, सब कुछ नूर के दिल दिमाग को घायल किए जा रहा था। याया ने बड़े चाव और मानों से अपने कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ एकदम बाउद की आवाज से उछलकर पीछे हटा और गिरते गिरते बचा। दरवाजे के पीछे खड़ी रोहा बतीसी निकाले हंसे जा रही थी। रोहा, कुछ तो शर्म करो, पहले दिन की दुल्हन हो और अपने दूल्हे का इस्तकबाल बाउसी कर रही हो। अफसोस सद अफसोस, याया ने मसनूई गुस्से का इजहार किया। तुम्हें तो 2 फुट का घूंघट निकाल कर बैठना चाहिए था। हाँ, तुम तो जैसे बड़े रिवायती अंदाज में बयां कर लाए हो।
یہ باؤ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، تمہاری بچت ہو گئی، روحا نے ادا سے کہا۔ خیر چھوڑو سب باتیں، یہ بتاؤ میری منہ دکھائی کدھر ہے؟ یا نے جبین ٹٹولا شروع کر دی۔ اور نو پتہ نہیں جو نسوار کی شیشوں والی ڈبی خریدی تھی وہ کدھر رہ گئی؟ کوئی حال نہیں تمہارا یا کون دیتا ہے نسوار منہ دکھائی میں؟ بھائی اب جیسے شادی انجام پائی ہے ویسے ہی اس کے شاید نشان نسوار ہی تو بنتی ہے۔ تم نہیں بدلو گے یا مذاق کرنے کی کوئی تک بنتی ہے بھلا؟ تو پھر جانے من باہر لان میں جا کر بٹے کھیل لیتے ہیں، جاؤ میں نہیں بولتی تم سے۔ روحا منہ کھلا کر بیٹھ گئی۔ اچھا چلو اب ناراض نہیں ہو، کل میں تمہیں 3 رنگوں والا پراندہ لے دوں گا اور تم لے کر دو اپنی پینٹو بیوی کو۔ اس کو تو پراندے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے بال ہی اتنے لمبے ہیں۔ کیا بولا تم نے؟ بھائی میں نے حقیقت بتائی ہے۔ ایک دم سے یا کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہوگی، پر اب جو زبان سے نکل چکا تھا اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑا۔ اچھا چلو اپنا ہاتھ دو اور آنکھیں بند کر لو۔ روحا نے شرماتے ہوئے اپنا مرمری ہاتھ آگے بڑھایا۔ اب کھولو۔ روحا نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو فلک شگاف چیخ نکلی، جس کو نے بروقت منہ پہ ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ تو ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، کچھ سوچ کر باہر لون سے آتے ہوئے مردہ لال بیر اٹھا لایا۔ میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا، میں بھی خالہ کو بلاتی ہوں، تم سلاؤ اپنی نور کو اپنے پاس، میں جا رہی ہوں۔ روحا جیسے ہی دروازے کی طرف لپکی، نے بستر سے چھلانگ لگا کر پکڑ لیا۔ کدھر جا رہی ہو جانے بھلا ایسے کون کرتا ہے پہلے دن کی دلہن کے ساتھ؟ روحا بور دینے کو تھی۔ ارے میں تو اپنی شادی کی رات کو یادگار بنا رہا تھا باقی تمام لوگوں سے، بس اس طرح کے مذاق منشی چاچا کے ساتھ تو کرنے سے رہا۔ نے دونوں کان پکڑ لیے۔ پلیز معاف کر دو جانے روٹھے جو دل مٹھی میں ہوتا ہے میرا، مسکراتے جو تو گویا بحال ہوئی سانسیں۔ نے جذبات میں آ کر شاعری سنا ڈالی۔ روحا خاموشی سے منہ پھیلائے دروازے کی طرف رو کر کے بیٹھی تھی۔ نے پیچھے سے پکڑ کر اٹھایا، بستر پر بٹھایا۔ اب کوئی مذاق نہیں ہوگا، اب سنجیدگی سے کچھ قواعد و ضوابط سیکھ لیتے ہیں جن پر عمل پیرا ہونا ہے۔ باقی اب کیا ہوگا یہ اب کل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔